नमस्कार। SYBA सेमेस्टर 3 सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। SYBA में हिंदी विषय में आप अनेक विधाओं को पढ़ेंगे। FYBA में जब थे तब आपने कहानी को पढ़ा था, खंड काव्य पढ़ा था। वहाँ पर हमने काव्य के प्रकारों की चर्चा की थी कि काव्य के प्रकार कौन कौन से हैं। SYBA सेमेस्टर 3 में अनिवार्य हिंदी में इस लेक्चर का वीडियो आपको काम आएगा। अगर आपका अनिवार्य नहीं है तो भी काम आएगा, कहीं ना कहीं इसके आपको काम जरूर आएगा। तो काव्य के प्रकार हमने देखे, या अगर आपको पता हो तो काव्य के प्रकारों की हम बात करें तो संस्कृत साहित्य से लेकर काव्य के जो प्रकार है वो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, दो प्रकारों में काव्य को विभाजित किया गया। यहाँ पर क्या था, काव्य यानी कि जो पद्य है उसे ही काव्य नहीं कहा जाता। काव्य से मतलब साहित्य होता है। संस्कृत साहित्य में या इससे भी प्राचीन साहित्य में हमारे काव्य का मतलब कोई भी साहित्य हो सकता है। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया और समय बदलता गया, काव्य को विविध भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पद्य भी हुआ, गद्य भी हुआ। किंतु उस समय की जब बात है तो वहां पर केवल दो प्रकार थे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब जिसे सुनकर, जिस काव्य को सुनकर आपको आनंद आता हो उसे हम श्रव्य काव्य कह सकते हैं। श्रव्य यानी कि सुनना, सुनकर। जैसे कि कोई कविता सुनते हैं और आपको आनंद आता है तो वो श्रव्य काव्य है, या कोई भी साहित्य हो उसे सुनकर आपको आनंद आता है। जैसे कि कोई महाकाव्य हो या रामायण हो, महाभारत हो, जो भी हो, आपको उसको सुनकर आनंद आता हो तो वो श्रव्य काव्य होता है। दूसरा प्रकार यहां पर था कि दृश्य काव्य। दृश्य से हमारा मतलब है देखना। अब दृश्य काव्य किसे कहेंगे, यानी कि जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे दृश्य काव्य कहा गया है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा था, तभी आपने देखा होगा कि टीवी पे रामायण और महाभारत जैसी जो पुरानी सीरियल थी वो भी आने लगी। सबने पूरे एपिसोड देखे होंगे, या और भी कई सीरियल आती है जिसको आप देखते हैं। ये क्या है? ये दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य यानी कि जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो श्रव्य काव्य से देखा हुआ और सुना हुआ हमें ज्यादा याद रहता है। जैसे कि कोई नॉवेल है, वो नवल कथा है, उसके बारे में आप जो है वो उसको पढ़ेंगे या आपको कोई सुनाएगा तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। आप कोई फिल्म देखने जाते हो या सीरियल देखते हो तो वहां पर जो डायरेक्टर है वो आके आपको उस फिल्म की पूरी कथा आपको सुनाएगा मेरी तरफ बैठे बैठे, तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा जितना उसी कथा को आप दृश्य काव्य में देख रहे हैं। टीवी पे दृश्य के रूप में देख रहे हैं या सिनेमा में देख रहे हैं तो उसको आनंद ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है वो देखा और सुना हुआ जो होता है उसे ज्यादा याद रख सकती है। कोई घटना घटित होती है, कई बार आप देखिए कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसे हम कभी भुला नहीं पाते। किसी की बात आपने सुनी होगी तो शायद भूल जाएंगे, किंतु आपने उस घटना को अपनी आंखों से देखा होगा तो आप उसे नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखा और सुना हुआ जो होता है वो सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए बच्चों को या छात्रों को जो सीरियल होती है या जो फिल्म होती है उसकी कथा तुरंत याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो दृश्य श्राव्य माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होती है। FYBA में या नेक्स्ट ईयर आपने कहानी को पढ़ा होगा, यानी कि कहानी को कैसा था कि कहानी, ये कहानीकार उसे कहता है, अपनी ओर से भी बहुत कुछ बातें कहता है। अध्यापक जो होता है वो कहानी को पढ़ा देता है और आप जो है वो उसे सुनते हैं। सुनने का इतना आनंद नहीं है। अब देखिए कि उसी कहानी को नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। ये अपने भीतर तक जाएगी। ये कैसा आनंद होता है?
एक बार क्या हुआ कि कोलकाता में एक ये जिस प्रकार से शो हो रहा था नाटक का या ड्रामा का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहां पर देखने के लिए गए थे उस शो को। और वहां पर नाटक में या उस ड्रामा में ये हुआ कि एक लड़की को कोई छेड़ रहा है, वो नाटक में छेड़ रहा है उसको, एक्टिंग का एक पार्ट है, किंतु उसकी एक्टिंग इतनी बढ़िया थी कि वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो उसे देख कर चप्पल लेके खड़े हो जाते हैं और उस एक्टर को एक लगा देते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है कि ये तो नाटक था, असली जीवन नहीं था। ऐसा ही आपको भी अनुभव होता होगा कि आप जब कोई सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो उसी पात्र के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, और अपने आप को जोड़ते हैं तब उस पात्र का दुख आपको अपना दुख लगता है। आपको पता है कि वो केवल एक्टिंग कर रहे हैं, या जो एक्टिंग कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं जाने वाला, वो तो पैसे लेके एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए रोते हैं। ये क्या है? ये दृश्य काव्य जो है उसका पावर है, उसकी जो महत्ता है वो ये है। तो जो देखा हुआ होता है वो ज्यादा याद रहता है। तो हमारे यहाँ पे पहले नाटिकाएं लिखी गई है, और जिस प्रकार से पहले टीवी नहीं थे या टेलीविजन या मोबाइल हमारे पास नहीं थे, ऐसे में लोगों का मनोरंजन किस प्रकार से होता था। तो आप सबको पता है कि गांव में रामलीला या भवाई जो थी वो होती थी, लोग आते थे, एक्टिंग करते थे, प्राचीन कथाओं की लोग बहुत सारे उसे देखने के लिए जाते थे। धीरे धीरे कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि टेलीविजन के आने के बाद ये जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी वो लुप्त हो गई। अब देखिए कि रामायण जो था, रामलीला जो थी, वो उस समय गांव में आते थे, तो जो राम बनते थे उसके प्रति लोगों का भाव ऐसा ही था। उसी बात को अभी आप देखिए कि अभी अभी जो लॉकडाउन में रामायण के एपिसोड प्रसारित हुए, इसमें जो राम के पात्र को निभा रहे हैं उनको आज भी लोग राम की दृष्टि से देखते हैं, कृष्ण के पात्र को कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। ये धार्मिक बातें हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, श्रद्धा जुड़ी हुई होती है। तो जब 1986-87 में ये रामायण के एपिसोड आते थे, तब लोग क्या करते, टीवी के सामने वो अगरबत्ती लेके बैठ जाते हैं, कोई नारियल लेके बैठ जाता, वो जैसे नमन करते, जैसे राम आते तो उसको प्रणाम करते। ये सारी बातें उस समय होती थी। ये दृश्य काव्य का जो महत्ता है, उसका पावर है, वो ये है। अगर आप रामायण सुन रहे हैं तो उतना आनंद आपको नहीं आएगा जितना उस कथा को देखकर आपको आता है। तो ऐसी कौन सी विधा है जो इस प्रकार से दृश्य काव्य के अंतर्गत आती है? तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो उपन्यास है, काव्य है, कविता है, कहानी है, आदि जो है वो रेखाचित्र है, आदि जो विधाएं हैं वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वहां उसको आप सुन सकते हैं। किंतु दृश्य काव्य के अंतर्गत एक विधा आती है नाटक। नाटक शब्द नट धातु से बना है, और अभिनय जिसे कह सकते हैं कि नट जो हम इसे कहते हैं जो अभिनय करता है, यानी कि अभिनय करने वाली जो विधा है जिसमें अभिनय किया जाता है, दृश्य और श्राव्य के माध्यम से बात को अभिव्यक्त किया जाता है, उस विधा को नाटक कहा जाता है। यानी कि नाटक जो है ये इसका महत्वपूर्ण बात है। कहानी, उपन्यास आदि में क्या होता है कि उपन्यासकार जो होता है कोई वर्णन कर सकता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर तो जो पात्र बोलेंगे वही होगा, यानी कि पात्र जो एक्टिंग करेंगे वही होगा। आप देखिए कि कोई फिल्म देखने के लिए जाते हैं, जैसे कि रोहित शेट्टी है, उसने सिंघम बनाई है, आप देखने के लिए गए, रोहित शेट्टी को बहुत कम ही लोग जानते होंगे या कम ही लोगों ने देखा होगा, जितना अजय देवगन को लोगों ने देखा और परखा, सिंघम के रूप में परखा। उनके एक पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो गई और लोगों ने उस पर प्रतीकात्मक रूप से जो कोई ऐसा काम करता है उसको सिंघम नाम देने लगे। तो ये क्या है? ये दृश्य काव्य है।
दृश्य काव्य यानी कि आपको देखकर उसका प्रभाव आप पे पड़ता है, दृश्य काव्य को देखकर उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर, मन पर पड़ता है, आप उसको ऐसा अनुभव करने लगते हैं, ये दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य में ये नहीं होता है। यानी कि जिस प्रकार से आप कोई भी सीरियल की या फिल्म की कथा को आप अपने कानों में ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, सुनने में इतना आनंद नहीं आएगा जितना उस फिल्म को आप देखने के लिए थिएटर में जाते हैं या टीवी में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, वो देखने में मजा आता है। तो ये दृश्य काव्य है। तो नाटक जो है वो दृश्य काव्य है, और नाटक यानी कि अभिनय के माध्यम से किसी बात को अभिव्यक्त करना, ये नाटक है। नाटक उसको आकार में अगर हम देखें तो वो बड़ा होता है, कुछ अंक होते हैं इसमें और दृश्य भी होते हैं। कथा इसकी बड़ी होती है। कथा का चुनाव समाज से किया जाता है जिस प्रकार से और विधाओं से करते हैं, किंतु जिस प्रकार से उपन्यास और कहानी का जो भेद है, वही भेद एक दूसरी विधा जिसे हम सेमेस्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, वो है एकांकी। एकांकी की आप किसे कहेंगे? तो एक अंक वाला नाटक यानी कि एकांकी। एकांकी, एक अंकी, एकांकी, ये शब्द देखिए, एकांकी, एक अंक वाला नाटक यानी कि एकांकी। इंग्लिश में उसे वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले। एक ही घटना को, नाटक में अनेक प्रसंग होते हैं, अनेक घटनाएं होती है, किंतु यहां पर क्या होता है, केवल एक घटना को आधार बनाकर एकांकीकार जो है वो अपनी बात रखता है। जैसे कि आपके जीवन में कोई घटना घटित हुई या आसपास के जो समाज में कोई घटना घटित होती है, उस घटना को लेकर आप कोई एकांकी लिखते हैं तो वो एकांकी होती है। केवल एक घटना होती है, एक अंक होता है। दृश्य ज्यादा हो सकते हैं किंतु अंक जो है वो केवल एक हो सकता है। यहां पर एकांकी में एक अंक होता है किंतु एक घटना होती है जिसे हम एक संवेदना कह सकते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसी घटित घटना है जो एक संवेदना है, उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। अब आप देखिए कि कोई एक घटना या एक संवेदना को एकांकी में किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर दो है वो संघर्ष बताया जाता है। जिस प्रकार से कोई एक घटना से आप परेशान है या बहुत खुश है या उस घटना से आप व्यथित है, तो उस व्यथा को, उस संवेदना को एकांकी में एकांकीकार जो है उसको कथावस्तु बनाकर एक पारस्परिक संघर्ष दिखाता है। बहुत सारी सीरियल जो देखिए कि एक ही विषय वस्तु को लेकर, एक ही घर को, एक ही पात्रों को लेकर कितने सालों तक चलती है। क्यों? क्योंकि वो पारस्परिक संघर्ष की बात है इसमें। आप देखिए कि एकता कपूर की कुछ सीरियल होगी तो उसमें जो आप देखिए कि वहां पर क्या होता है, सास बहू का या और लोगों का जो पारस्परिक संघर्ष होता है, उसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, ये आपको जिज्ञासा वृत्ति रहती है। तो एकांकी की ये भी शर्त है कि उसमें कोई जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए कि पाठक को ये लगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये देखने के लिए जो है पाठक जो है वो पूरी एकांकी को पढ़ता है या पूरी एकांकी को देखता है। आप फिल्म देखने जाएंगे तो इसी समय इंटरवल होगा जब आपको लगेगा अब क्या होगा। अब इसी बात को देखने के लिए आप वहां पर दूसरी बार जाते हैं। सीरियल ऐसे ही समय अटक जाती है या एपिसोड ऐसे ही समय अटक जाता है जब कुछ घटित होने वाला होता है। जिस प्रकार से कोई जा रहा है और पीछे उसका कोई पीछा कर रहा है, तो इस प्रकार से वो अटक जाएगी। अब आपको लगेगा कि वो कौन होगा, उसको देखने के लिए आप दूसरे दिन एकांकी या सीरियल को देखेंगे। तो ये एक घटना, एक प्रसंग और जिज्ञासा वृत्ति अनिवार्य रूप से इसमें होनी चाहिए। जो पात्र है या कैरेक्टर है उसके पारस्परिक संघर्ष उसमें बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर कथा का विस्तार बहुत नहीं होता है। सीमित कथा वस्तु, सीमित क्षेत्र, सीमित प्रसंग, सीमित जीवन, उसमें से इस जो सीमितता है उसमें उसको पारस्परिक संघर्ष बताकर एकांकी को आगे बढ़ाना होता है। तो ये जो है वो एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा है यथार्थवाद को आगे बढ़ाना। इसमें यथार्थवाद या आदर्शवाद कोई भी की स्थापना होनी चाहिए।
जो भी आप बताएंगे, मान लीजिए कि यथार्थवाद किसे कहेंगे, तो यथार्थवाद वह है जैसा है वैसा आपको दिखाना है, और आदर्शवाद वो है जो है वो, यानी कि समाज के लिए जो अच्छा है वो आपको दिखाना है, ये आदर्शवाद है। तो यथार्थवाद और आदर्शवाद में ये फर्क है। एकांकी में यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों की बात होनी चाहिए। दूसरा, उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। एकांकी में स्वाभाविकता जब नहीं होगी तो आपको उसको देखने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि एकांकी जो ऐसा वन एक्ट प्ले है जिसकी स्वाभाविकता आपको दर्शक होनी चाहिए। साथ ही साथ एकांकी की जो कथा वस्तु है वो प्रारंभ, मध्य और अंत 3 भागों में बटी होनी चाहिए। प्रारंभ किस प्रकार से होना चाहिए, आप किसी भी फिल्म को देखने जाएंगे तो सीधा कोई डायरेक्टर आके ये नहीं कहेगा कि मैं इसकी कथा कहने वाला हूँ, या कोई जो कैरेक्टर है वो भी आपके सामने सीधा नहीं आ जाएगा। किंतु देखिए जैसे प्रारंभ कैसे होता है, तो कोई भाग रहा है या जो हीरोइन है वो भाग रही है, उसके पीछे गुंडे हैं, और फिर दूसरी जगह आप देखिए कि एंट्री होती है तो पैरों से दिखाया जाता है कि पैर आते हैं, और धीरे 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 जो कैमरा है वो ऊपर आता है। तो इस प्रकार से पूरी एंट्री दिखाई जाती है। तो प्रारंभ से ही आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि अब क्या होगा, ये कौन होगा, किसका खून होने वाला है, कौन भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, कौन पीछे पड़ा हुआ, क्यों पड़ा है। ये जो सारे सवाल है आपके जो भीतर, आपके मन के भीतर, उस सवालों के जवाब के लिए आपको उसको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका जो है प्रारंभ होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। उसका मध्य भाग जो है वो उसमें विस्तृत, फिर उसमें पता चलता है मध्य भाग में कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसका अंत यानी कि बिजली की तरह चमक कर खत्म हो जाए, वह है एकांकी। तो ऐसी एकांकी जो है, एकांकी विधा जो है हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी विधा है। इसमें बहुत सारी एकांकियां लिखी गई है, जिसमें आपने बहुत सारी विधाओं को देखा होगा। इसमें से एकांकी जो महत्वपूर्ण विधा है, ये भी नाटक का एक छोटा सा भाग जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी ही एकांकी सेमेस्टर 3 में आप पढ़ेंगे। तो मैंने आज आपको केवल एकांकी और उसको एक छोटा सा अर्थ समझाने की कोशिश की है। एकांकी के स्वरूप के बारे में जानने के लिए और देखने के लिए अगले वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए लेक्चर की तो आपको तुरंत पता चल जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।